हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। क्रैक एसएससी एग्ज़ाम विद वाईफाई स्टडी। तो आप सभी का स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया मुझे, उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए मैं जल्दी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकी। हेलो आनंद, पूजा, अभिनव, रंजन, हाय। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मुझे 5 मिनट डिले हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं रहती, इसलिए ये डिले हुआ है। ठीक है, तो एक बारी आप सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएस की मेंटोर हूँ। अन अकेडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको 30+ बैचेस, 300+ क्लासेस पर डे, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 आवर से भी ज़्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? नीरज, अभिनव, हाय। सभी को आवाज़ क्लियर है एकदम? ऑल ओके है ना? अन अकेडमी कॉम्बैट जो कि कल होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि आप सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अन अकेडमी आपके लिए कंडक्ट करवाता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आप सारे बच्चे फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा और इसको आप लाइव दे सकेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप से। ठीक है, इसमें 1 करोड़ रुपये का स्कॉलरशिप पूल भी है। बस आपको समय याद रखना है, हर एक रविवार को होता है दिन में 12 बजे। ठीक है, इनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है वर्षा, जिससे कि आप फ्री में इनरोल हो जाए। जो भी रैंक होल्डर्स होंगे उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। टॉप 3 स्टूडेंट को 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन, 4 to 10 को 75% का स्कॉलरशिप, 11 to 50 को 50% का स्कॉलरशिप और 51 to 500 को 25% का स्कॉलरशिप। तो इसीलिए आप सारे बच्चे कल इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना। फ्री की चीज़ है तो इसका फ़ायदा उठाओ। आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो इतने सारे बच्चों के बीच में। और आप सभी को बता दूं कि अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइस बहुत ही जल्दी हाइक होने वाले हैं। कुछ आइडिया नहीं है कि आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, तो इसलिए आप इंतज़ार नहीं करिए। जिसने भी माइंड सेट किया है कि उनको सब्सक्रिप्शन लेना है, जल्दी से ले लीजिए। जब भी सब्सक्रिप्शन लें 12 या 24 महीने का लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख पाएंगे सारे प्लान को कंपेयर करके, तो 12 और 24 महीने का जो पर मंथ कॉस्ट है वो बाकी प्लान से काफ़ी सस्ता है। इसीलिए 12 या 24 महीने का ले और जल्दी हाइक हो जाएंगे प्राइस, इसलिए जल्द से जल्द ले लें और मेरा कोड यूज़ करें वर्षा, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपके पास कॉइन्स होंगे तो आप और ज़्यादा एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। और आपके लिए एक सीईटी प्रिपरेशन ऑफ़र आया है। ये ऑफ़र क्या है कि आपको 21% का ऑफ मिलता है, प्लस आपको 6 महीने एडिशनल मिलते हैं बैंक और एसएससी के कॉम्बो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 साल का प्लान जो पहले 10,200 का था वो अब आपको मिलेगा 7,999 का। 2 साल का प्लान जो 12,200 का था वो अब आपको मिलेगा 9,999 का। तो इसलिए आप लोग जल्दी से इनरोल करें और मेरा कोड यूज़ करें वर्षा। अभी हम स्टैटिक, जीके और जीएस का एमसीक्यू करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखते हैं किसको कितना आता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग जल्दी से बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और अब स्टार्ट करें। थैंक यू नीरज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अनुसुईया उइके इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? अनुसुईया उइके किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन ए बिहार के, ऑप्शन बी झारखंड के, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल के या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभिराज प्रणाम, सौरभ गुड आफ्टरनून, प्रिया हाय। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक। तो यहाँ पे दीपक एसएसआ, राम कुमार, सभी का डी है एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। अनुसुईया उइके कहाँ की गवर्नर है? छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। यहाँ पे सीएम कौन है छत्तीसगढ़ में, बताइए? याद रखना, भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल सीएम। वेस्ट बंगाल में कौन है गवर्नर? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। एंड सीएम कौन है? ममता बनर्जी। बिहार में कौन है गवर्नर? फागू चौहान। एंड सीएम कौन है? नीतीश कुमार।
और झारखंड में द्रौपदी मुर्मू एंड सीएम है हेमंत सोरेन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था, तो इसका फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो गया, छत्तीसगढ़ की है अनुसुईया उके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारो। बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारो पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी या ऑप्शन डी KR नारायण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो अभिनव का सेकंड का बी है। और बच्चे, तान्या हिंदी में तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, सॉरी, मैं इंग्लिश में लिख के हिंदी में बोल सकती हूँ। ठीक है, तो सभी का ए एंड बी आ रहा है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, APJ अब्दुल कलाम। बुक बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारो के जो ऑथर है वो कौन है, APJ अब्दुल कलाम। आप लोगों को मालूम होगा जो आपके APJ अब्दुल कलाम थे, ये आप लोगों के 11th प्रेसिडेंट थे। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि ये DRDO और इसरो के अंदर साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो काम किया है डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर, इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनको भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, भारत रत्न कब मिला था या फिर पद्म विभूषण कब मिला था, पद्म भूषण कब मिला था। तो याद रखना, पद्म भूषण इनको मिला था 1981 में, भारत रत्न इनको मिला था 1997 में, एंड आपका पद्म भूषण कब मिला था, 1981 में। ठीक है, ये ईयर भी याद रखिएगा। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है आपके, APJ अब्दुल कलाम। इनकी और भी किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, गाइडिंग सोल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, विंग्स ऑफ फायर किसकी किताब है, APJ अब्दुल कलाम की। इग्नाइटेड माइंड किसकी किताब है, APJ अब्दुल कलाम की। गाइडिंग सोल भी किनकी है, APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, तो याद रखना इनको 1997 में भारत रत्न, पद्म विभूषण मिला था 1981 में और पद्म भूषण मिला था 1981 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ APJ अब्दुल कलाम आपके देश के 11वें राष्ट्रपति थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी किताब विंग्स ऑफ फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इग्नाइटेड माइंड्स भी पूछी जाती है, बियॉन्ड 2020 भी पूछी जाती है, मिशन इंडिया भी पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। एक मिनट मनीष, रुक जाओ अभी। मनीष अब तो नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी थी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट थी। बताइए मनीष, अब नहीं आ रहा होगा तो आनंद का एनी बेसेंट है, अभिनव का सुचिता कृपलानी, गौरव का डी, SSR का डी, राजेश का भी डी, रवि का सी। तो जो बच्चे सी में इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, सी में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, गलती से बी में कंफ्यूज होते तो समझ में भी आता है कि हाँ कुछ रीज़न है बी में कंफ्यूज होने का, सी में क्या कंफ्यूज होना। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, एनी बेसेंट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर आपसे यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC होगा तो क्या आंसर होगा, कोई बताएगा मुझे। तो एनी बेसेंट आपकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी। आपको मालूम होगा 1917 में जो कैलकाटा सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था एनी बेसेंट ने। उसके बाद ही इनको प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो भी याद रखिएगा, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
बिल्कुल, सरोजिनी नायडू। अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन। अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो होगा आंसर एनी बेसेंट, और फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आपका होगा WC बनर्जी। ठीक है, इसको याद रखना। राम बाला कितना एक्साइटेड होकर सुचिता कृपलानी का नाम ले रहे हो। सुचिता कृपलानी क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी? क्वेश्चन नंबर 5, विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1852 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1854 में, ऑप्शन डी 1856 में। बताइए। तो सभी का आंसर आ रहा है 1856, उत्तम योगी का 1857। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1856। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 है। विडो रीमैरिज एक्ट कौन सा है? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था, शुरू किया गया था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है कि इसको ड्राफ्ट किसने किया था, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो आपका विडो रीमैरिज एक्ट है उसको ड्राफ्ट किया था डलहौजी ने। ठीक है, ड्राफ्ट किया था डलहौजी ने, लेकिन उस टाइम जब ये आया एक्ट तब गवर्नर जनरल कौन बन चुके थे? तो वो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और विद्यासागर का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने खुद एक विधवा से शादी की थी। ठीक है, डलहौजी ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन गवर्नर जनरल थे उस टाइम, लॉर्ड कैनिंग बन गए थे। ठीक है, डलहौजी ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ तब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बन चुके थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो आप सब जानते हैं ना, उन्होंने खुद एक विधवा से शादी की थी, तो उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप लोगों को सती प्रथा के बारे में होगा पता, तो ये बताओ सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने अबॉलिश किया था? सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने अबॉलिश किया था? प्रिंसी ओमर एकदम करेक्ट आंसर है। वो पहली क्या थी? महिला मुख्यमंत्री थी। कौन से राज्य से? यूपी से। तो यहाँ पे किसी का आंसर अभी, हाँ, गौरव हैंडसम का आंसर बिल्कुल ठीक है, पर्व का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बी अवेयर का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। किसने रिमूव किया था? 1829 में जो सती प्रथा था उसको अबॉलिश किया गया था 1829 में, जिसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा इसको अबॉलिश किया गया था, इसको याद रख लेना। तो विलियम बेंटिक 1829। हाँ, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। कहाँ पे है सरदार सरोवर डैम? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का, हाँ, 1829 विलियम बेंटिक ने अबॉलिश किया था सती प्रथा को। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ए एंड बी। तो जिसने भी ए दिया है उनका आंसर तो बिल्कुल 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 ही गलत है। करेक्ट आंसर इज ए बी, गुजरात। सरदार सरोवर डैम आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन सी नदी पे बना हुआ है ये? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है आपका सरदार सरोवर डैम, और ये कॉन्क्रीट डैम है जिससे आपके 4 राज्य में पानी पहुंचाया जाता है। कोई बता सकता है कौन कौन से राज्य में इससे पानी पहुंचाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जाता है? और ये कौन से जिला के पास है? केवड़िया जिला के पास। ठीक है, गुजरात के केवड़िया जिले के पास है आपका सरदार सरोवर डैम। गुजरात के सीएम आप लोग जानते ही होंगे कौन है? विजय रूपानी। एंड गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, नर्मदा तो ठीक है। नर्मदा, मैं पूछ रही हूँ कौन कौन से जिले में पानी पहुंचाया जाता है और बिजली पहुंचाया जाता है इससे?
ज्योति उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में है आपका सरदार सरोवर डैम। राजस्थान, एमपी, देखो राजस्थान, एमपी, गुजरात जो बोल रहे हैं, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी और चौथा भी लिख लेना महाराष्ट्र, ठीक है। इन 4 राज्यों में यहाँ से पानी और बिजली पहुँचाया जाता है। तो अभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, चारों राज्यों का नाम इन्होंने लिख दिया। पंजाब में नहीं संजय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। कहाँ पे है ये? केवड़िया में है और आपका नर्मदा जिला के पास, नर्मदा नदी पे, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता, ऑप्शन बी समुद्रगुप्ता, ऑप्शन सी घटोत्कच या ऑप्शन डी श्रीगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, मैं अनअकैडमी पे भी क्लास लेती हूँ राजेश, और आप में से प्लीज़ जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप मेरा कोड यूज़ करिएगा वर्षा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी सभी जुड़ जाना पीडीएफ के लिए। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है डी, और एकदम करेक्ट आंसर है। जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? श्रीगुप्ता। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत जगह, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, वैसे आंसर इसका श्रीगुप्ता है, लेकिन बहुत जगह आंसर लिखा रहता है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ठीक है। बहुत जगह अगर पूछा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो उसका आंसर लिखा रहता है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। लेकिन आप चंद्रगुप्ता फर्स्ट नहीं, श्रीगुप्ता ही याद रखना। जो आपके चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे या फिर विक्रमादित्य थे, समुद्रगुप्ता थे या चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे, ये सारे क्या थे? फेमस लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? तो कोई बताएगा क्या थी इसकी कैपिटल? गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल सभी का डी बिल्कुल ठीक है। सुप्रिया, प्रिंसी, मानिक, राम, हर्ष, ऑलराउंडर, शांतनु, नित्यानंद, सभी का ठीक है। कोई कैपिटल बताओ क्या थी? नहीं पता तो याद रखना पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा थी गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज एंड द वॉर? निम्नलिखित में से किस वर्ष में लाहौर की संधि युद्ध समाप्त हो गई थी? ऑप्शन ए 1847 में, ऑप्शन बी 1846 में, ऑप्शन सी 1845 में या ऑप्शन डी 1843 में। क्वेश्चन नंबर 8 सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पाटलिपुत्रा थी राजधानी। अब ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ट्रीटी ऑफ लाहौर कब एंड हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 45 और 47 बच्चों का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका 47, 45, 43। इतना कंफ्यूजन क्यों है आप लोगों को? कंफर्म अभिषेक चौधरी 1845? तो 1845 एकदम कंफर्म आंसर है। आप लोगों को मालूम होगा करेक्ट आंसर इसका सी है। आप लोगों को मालूम होगा कि एंग्लो सिख वॉर हुआ था, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर हुआ था जिसमें सिख लोग हार गए थे, तो उसके बाद ही आपका ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था। जो आपके सिख हारे थे ना, तो सिख के हारने के कारण ही जो हमारा कोहिनूर है वो हमारे हाथ से चला गया था उस टाइम। इसके साथ ही साथ जलंधर, हज़ारा एंड कश्मीर ये भी ब्रिटिश एम्पायर का हो चुका था, ठीक है। जलंधर, हज़ारा एंड कश्मीर भी किसके पास चला गया था? ब्रिटिश एम्पायर के पास चला गया था, क्योंकि सिख उसमें हारे थे। तो ट्रीटी ऑफ वॉर आपका 1845 इज द करेक्ट आंसर। नई क्लास डेली नहीं होती है, हर सैटरडे होती है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावत्स्काय, ऑप्शन बी GG अगरकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 ओके प्रिंसी, एक बार आप सारे बच्चे सेशन को लाइक, शेयर एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे सभी का आंसर ए है एंड ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? मैडम HP थे।
इस सोसाइटी की खोज कब की गई थी? 1875 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में 1875 में इसकी खोज की गई थी, इसको भी याद रख लेना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बिरसा मुंडा रिलेटेड टू विच स्टेट? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी बिहार से, ऑप्शन सी झारखंड से, या ऑप्शन डी उड़ीसा से। तो यहाँ पे हाँ, न्यूयॉर्क 1875 करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हाँ, अगर इंडिया पूछ ले, अगर नॉर्मली पूछे तो आपका आंसर मैडम एचपी ही होगा। अगर इंडिया का पूछ ले तो एनी बेसेंट होगा, क्योंकि एनी बेसेंट उनके साथ मिल करके इस पे काम की थी। तो यहाँ पे 10th का सभी का सी आ रहा है, झारखंड, एंड झारखंड इज द करेक्ट आंसर। जो बिरसा मुंडा थे वो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, झारखंड से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, इसको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल उत्तराखंड में, ऑप्शन बी लखीमपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी आसाम में, या ऑप्शन डी लतेहर झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 सभी का झारखंड बिल्कुल ठीक है। प्रिंसी का, कन्हैया का, यशवंत का, सुप्रिया का, इंद्रानी, कामेश, काजल, विकास, प्रेम, सुरेंद्र। तो यहाँ पे सभी का आंसर बी एंड सी आ रहा है। तो जो बच्चे सी बोल रहे हैं पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? बी लखीमपुर उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर यूपी में है। और यूपी में और कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो आपने सुना होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आपका चंद्रप्रभा, उसके बाद आपका है नेशनल चंबल। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी याद रखना। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में है। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, एंड गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 12, कोरबा थर्मल प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच रिवर? कोरबा तापीय परियोजना किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए हसदो रिवर में, ऑप्शन बी कृष्णा रिवर में, ऑप्शन सी गोदावरी रिवर में, या ऑप्शन डी गंगा रिवर में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी का आंसर आ रहा है बी। अच्छा, अभी पहले वाले पे ही हो। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है सी, कृष्णा। तो जो भी ये कृष्णा कर रहे हैं, करेक्ट आंसर इज ए हसदो रिवर। कोरबा थर्मल प्रोजेक्ट आपका हसदो रिवर के पास है। हसदो रिवर आपकी कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कौन सी नदी की? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा ये पूछ लिया जाए कि कोरबा थर्मल प्रोजेक्ट है कहाँ पे, तो वो भी याद रखना, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कौन से स्टेट में है? आपके छत्तीसगढ़ में है आपका कोरबा थर्मल प्रोजेक्ट। तो रिवर आपका है हसदो रिवर, जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है। राज्य आपका है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, विच सॉइल इज यूज्ड फॉर द कॉटन प्रोडक्शन? कपास उत्पादन के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेटराइट सॉइल का, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल का, ऑप्शन सी एलुवियल सॉइल का, या ऑप्शन डी एडिड सॉइल का। हसदो महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे काली मिट्टी सभी का ए आ रहा है। लेटराइट सॉइल पर पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो क्या? तो अभिनव, हिमांशु, दीपक, सुमित, अश्विन, सितेंद्र, सभी का आंसर बी है। मानसी का भी, अर्पित का भी, एसबी का भी, एंड ब्लैक सॉइल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों वाला क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो कॉटन प्रोडक्शन के लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल होता है वो कौन सा होता है? ब्लैक सॉइल होता है, जो आपके कहाँ मिल जाता है?
महाराष्ट्र में तो मिलता ही मिलता है, गुजरात में मिल जाता है, आपके एमपी में मिल जाता है, ठीक है, कर्नाटका में मिल जाता है ये। और सबसे ज़्यादा जो कॉटन प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, बिल्कुल, रीगुर मिट्टी भी कहते हैं इसको, ठीक है, REGUR। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे ब्लैक सॉइल की जगह रीगर डाल दे तो भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड का, ये इसकी हिंदी गलत है, सॉरी। तो सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है पूरे विश्व में? ऑप्शन ए डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन बी तिब्बतन प्लेट्यू, ऑप्शन सी अमेरिकन प्लेट्यू, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो यहाँ पे सभी का आंसर, झांसी कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे आनंद वर्मा का तिब्बत का पठार, श्रुति का डेक्कन, सौरभ का डेक्कन, हर्ष का डेक्कन। तो आप लोग जो भी डेक्कन कह रहे हो वो बिल्कुल गलत हो। करेक्ट आंसर इज बी तिब्बतन प्लेट्यू। जो हाईएस्ट प्लेट्यू है आपका वो तिब्बतन प्लेट्यू है। कौन कौन सी कंट्री में ये स्ट्रेच कर रहा है? एक तो आपके इंडिया में, दूसरा आपके चाइना में और तिब्बत में। इंडिया, चाइना, तिब्बत में ये स्ट्रेच करता है। साथ ही साथ ये 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है आपका तिब्बतन प्लेट्यू। तो हाईएस्ट प्लेट्यू अगर पूछा जाए पूरे विश्व का तो वो होगा आपका तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी आइलैंड इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? ऑप्शन ए 25 है, ऑप्शन बी 36 है, ऑप्शन सी 37 है, ऑप्शन डी 38 है। हाँ, तिब्बत का प्लेट्यू अभी एकदम करेक्ट आंसर है। कुलदीप व्यास, आपका भी एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है। लक्षद्वीप एक आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी क्या होता है? जहाँ पे आइलैंड का, द्वीपों का समूह होता है, इसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी लक्षद्वीप है क्योंकि वहाँ पे 36 आपके टोटल आइलैंड है, ठीक है। लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी आप लोगों को मालूम ही होगी, कावारती। कावारती इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के अभी एडमिनिस्ट्रेटर है। बहुत लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, तो वही याद रखना, प्रफुल्ल पटेल। क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया विच स्टेट इज फेमस फॉर कोल माइंस? भारत में कौन सा राज्य कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी बिहार। चुनचुन कुमार, हाय, छोटू, अभिक, सजल, यशवंत, मिस्त्री, काजल, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। आनंद वर्मा का भी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा सी, झारखंड। कोयला आपका कहाँ पे है? झारखंड में। तो झारखंड इज द करेक्ट आंसर। तो सी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दरहा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? दरहा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, तो याद रखिएगा 17 का करेक्ट आंसर है डी, राजस्थान। दरहा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में और कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? एक आपने सारिस्का सुना होगा, ठीक है, सारिस्का, रणथंबोर, रणथंबोर। उसके बाद आपने माउंट आबू, माउंट आबू, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादेव, ये सब कहाँ पे? आपके राजस्थान में ही है। तो इसको भी याद रख लेना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। सारिस्का, रणथंबोर, माउंट आबू, डेजर्ट नेशनल पार्क, दरहा नेशनल पार्क, आपका क्योलादेव, सब कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट इज हाईली प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी यूपी में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18,
एक बार सारे बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं यहाँ डेली पढ़ाऊंगी, चाहते नहीं हो क्या कि डेली पढ़ाऊँ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सभी का बिल्कुल करेक्ट है, यूपी, ठीक है। यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती वहीं पे होती है। यूपी का कोई होगा तो मालूम ही होगा, जो नहीं है उनको भी मालूम ही है। तो यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फांगपुई पीक इज सिचुएटेड इन। फांगपुई चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी कर्नाटका में। और यहाँ पे तो बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी है। ईजी नहीं है, एक्चुअली मैं इस चैनल पे नहीं हूँ तो इसलिए मैं ईजी से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले ईजी होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर टफ होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिगनर होते हैं तो उनके हिसाब से ही चलना होता है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है 7th का। अच्छा, यूपी के ही हो, मिजोरम एंड त्रिपुरा में डाउट है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 7, फांगपुई कहाँ पे है? तो जिसका भी आंसर आ रहा है मिजोरम, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। फांगपुई आपका मिजोरम में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सोलर सिटी है? ऑप्शन ए दीव है, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब है, ऑप्शन सी नई दिल्ली है, या ऑप्शन डी कोयम्बटूर है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, फांगपुई पीक इज इन मिजोरम। जो राजस्थान से है, यूपी से है, बिहार से है, बंगाल से है, कलकत्ता, कर्नाटका, केरला, तमिल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मालूम लगभग सबको है कि यूपी को कहा जाता है शुगर बॉल इंडिया का, और यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ने और चीनी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सभी का आंसर है ए, और जो भी बच्चे ए दे रहे हो बिल्कुल गलत है। अंकित का आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। आनंदपुर साहिब आपका फर्स्ट सोलर सिटी बना था इंडिया का। पहला सोलर सिटी इंडिया का कौन सा बना था? आनंदपुर साहिब। अगर आप 1998 1999 में पहुंच जाए तो आपको उस टाइम के करंट में था ये। तो ये कहाँ पे है ये याद रखना, पंजाब में, ठीक है। आनंदपुर साहिब है कहाँ पे? पंजाब में। सीएम कौन है पंजाब के? कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, एंड गवर्नर वीपी सिंह बदनोरे, वीपी सिंह बदनोरे। अच्छा, मुझे कोई कमेंट करके ये बताएगा कि छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? कोई मुझे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मीशा भारती, हाय। आनंद, अर्जुन, तो तुम ही बचा सकते हो ना भैंस को पानी में जाने से, तो इसलिए तुमको सही आंसर याद करना पड़ेगा। तो वीपी सिंह बदनोरे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आपके छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? वीपी सिंह बदनोरे। मतलब बहुत सारे बच्चे, मतलब इसमें उनकी गलती नहीं है, बहुत सारे को नहीं मालूम रहता है। अगर आप बिगिनर होते हो तो बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि छत्तीसगढ़, ये चंडीगढ़ जो है आपका, वो क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं मालूम है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सभी का आंसर आ रहा है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार आपकी फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की, ठीक है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर लोकसभा की मीरा कुमार। अच्छा, ये बताइए, मैंने वैसे छत्तीसगढ़ तो नहीं बोल दिया था ना, चंडीगढ़ की जगह छत्तीसगढ़ का नहीं पूछ रही थी, चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव पूछ रही थी। तो वो है आपके वीपी सिंह बदनोरे, ठीक है। अच्छा, ये मुझे पूछना था, आपने उनका नाम सुना होगा, विजय लक्ष्मी पंडित का। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की पहली क्या थी? ये पहली क्या बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित का नाम क्यों चर्चित है? ये क्या सबसे पहले बनी थी? हाँ, जो 28-8 बोल रहे हैं उनको पता है, मुझे भी मालूम है कि उनको पता है कि 28 आपके स्टेट्स हैं और आपके 8 यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 29 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरी है। बहुत का आंसर आता है 29 स्टेट है आपके, 8 यूनियन टेरिटरी है। बहुत का आंसर आता है आपके 28 स्टेट है,
उसके अलावा 9 यूनियन टेरिटरी है। ऐसा ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि दामन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली मर्ज हो चुका है। यूएन सेक्रेटरी बोल रहे हैं बच्चे, यूएनओ महासचिव यूएनजीए, तो सिंगा थनियार आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वो सबसे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, यूएनजीए इज द करेक्ट आंसर। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। 22 फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, एक बार प्लीज़ आप सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। भारतीय जनसंघ, ठीक है, ये आपने सुना होगा, ये 1951 से लेकर के 1977 तक। फिर आपने सुना होगा जनता पार्टी कब से कब तक? 1977 से लेकर के 1980 तक। उसके बाद फाइनली जा करके क्या बना? 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। पहले था भारतीय जनसंघ 1951 से 77 तक, उसके बाद आपका बना जनता पार्टी 77 से लेकर के 1980 तक, और 80 में जा करके फाइनली 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हो गया। फाउंडर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी। क्यों रियलिटी शॉर्ट्स आपको कोई प्रॉब्लम है क्या उनसे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्शन कमीशन रिलेटेड टू विच आर्टिकल? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 343 से, ऑप्शन बी आर्टिकल 324 से, ऑप्शन सी आर्टिकल 325 से, ऑप्शन डी आर्टिकल 326 से। विकास, परालिया, श्याम, IAPS, राधे श्याम, रियलिटी शॉर्ट्स, धीरेन्द्र, पंकज, सभी को हाय, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को हेलो। और जिनको भी मेरा नाम नहीं मालूम, नाम याद रखना, मेरा वर्षा सिंह है। मैं आपकी हर एक वीकेंड को क्लास लेती हूँ दिन में 12 बजे, तो ये टाइम भी याद रखना। और चाहते हो कि मैं डेली क्लास लूँ तो उसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा कोड यूज़ करें वर्षा, ठीक है। आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, किसी भी चीज़ का, बैंक का, SSC का, रेलवे का, UPSC का, किसी भी स्टेट PCS का, आपके भाई बहन CBSE, नीट, IIT का ले, तो उनको बोलना मेरा ही कोड यूज़ करें, ठीक है। तो सभी का आंसर है बी, एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 324 का संबंध किससे है? चुनाव आयोग से है, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? याद रखना, 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और आप लोगों को मालूम होगा कि अभी जो आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? सुशील चंद्रा, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको कर दिया? सुनील अरोड़ा को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। और जो आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी, जो आपके जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? एक तो अभी आपके नए बने हैं अनूप पांडे, ठीक है। अनूप पांडे किसकी जगह पे आए? सुशील चंद्रा की जगह पे आए। और दूसरे आपके कौन है? राजीव कुमार। ये तो मालूम है ना सबको कि एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 आपके क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को बना था। इसलिए हम लोग 25 तारीख को क्या मनाते हैं? 25 तारीख को वोटर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। वोटर्स डे इसीलिए हम लोग 25 तारीख को मनाते हैं। अच्छा प्रिंसी, आपका बर्थडे है तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और आने वाले बर्थडे के लिए भी हैप्पी बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया?
भारत में कितनी आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए 21 है, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 या ऑप्शन डी 24। रियलिटी शॉर्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ। तो 24 का जो आंसर होगा, हाँ, नेशनल वोटर्स डे इसलिए हम लोग 25 तारीख को मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है 22 एंड 22 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी आपके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में वो कितने हैं? टोटल 22 लैंग्वेज है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज आते हैं ये कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है, कि कौन से शेड्यूल के अंदर आपके लैंग्वेजेस आते हैं। तो कोई बताओ कौन सा शेड्यूल के अंदर आते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, 8, 12, 10, 5। मैंने ऐसे ही रैंडमली ऑप्शन दिया है। अब इस पर वो मत करना कि आपने ये कैसे दे दिया, ये तो होता ही नहीं है। तो 8, 12, 10, 5 कौन से शेड्यूल के अंदर आपके लैंग्वेज आते हैं? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, तो याद रखना 8th के अंदर, ठीक है। आपके लैंग्वेजेस जो आते हैं कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं? 8th शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो बिल्टू का आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रदीप का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, कामेश का भी। अच्छा, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये है कि अभी एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड में चल रही थी। वो न्यूज़ ये थी कि लोग ट्विटर पे एक लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाने की डिमांड कर रहे थे। तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी वो लैंग्वेज थी जिसकी डिमांड हो रही थी कि उसको ऑफिशियल किया जाए? अभी ट्विटर पे लोग डिमांड कर रहे थे कि इस लैंग्वेज को आप ऑफिशियल कीजिए, तो वो कौन सी लैंग्वेज थी? हाँ, नेट में कुछ इशू आ रहा है, मैंने भी अभी देखा, वो बस बीच में आया था। अब सही है फिलहाल। भोजपुरी नहीं है तो सोनू बिहार से, कामेश, प्रिंस, खुशी, सिंगा, सैम रॉक, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो वो लैंग्वेज है वो आपकी कौन सी है? टुलू, ठीक है। टुलू लैंग्वेज है जिसको लोग डिमांड कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं कि इसको आप क्या करिए, ऑफिशियल बनाएंगे। ये साउथ इंडिया की एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। साउथ इंडिया में आपकी टोटल 5 लैंग्वेजेस प्रोमिनेंट है, इम्पॉर्टेंट है, जो बोली जाती है, तो उसी में से एक टुलू है। तो उनका कहना है कि आप टुलू को भी क्या करिए, ऑफिशियल कीजिए, ठीक है। अर्पित का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, कापेश का भी बिल्कुल ठीक है। 25 ऑन विच डे इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 3 मई को, ऑप्शन सी 20 जून को या ऑप्शन डी 29 अगस्त को। हाँ, टुलू इज़ द करेक्ट आंसर। बस आप लोग जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोग जब भी सब्सक्रिप्शन लो अनअकैडमी का, मेरा कोड याद रखो, ठीक है। कोड है मेरा वर्षा, VARSHA। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कॉइन्स का यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी पे, आप उसको जल्दी से ग्रैब करिए, हो सकता है वो ऑफर कभी भी ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही साथ प्राइस भी हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक होने से पहले आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है GA/GS बाय वर्षा सिंह, इससे भी सारे बच्चे जुड़ जाना, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन जल्दी लीजिए, कोड मेरा ही यूज़ होना चाहिए। कोड मेरा यूज़ नहीं करोगे तो तुम पे 420 का केस करूँगी, धोखाधड़ी का। बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किनके बर्थडे के दिन? मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के दिन, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के दिन मनाया जाता है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। आज कुछ नेट में इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू है कुछ। दुर्गेश, चाहते हो रेगुलर क्लास लो तो उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है मेरे कोड को यूज़ करना है, ठीक है। सच्ची बता रही हूँ, 420 का केस होगा तुम लोगों पे अगर तुम लोग नहीं करते हो मेरा कोड यूज़, तो इसलिए धोखाधड़ी नहीं, सीधा सीधा मेरा कोड यूज़ करना। तो अभी के लिए ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मेरी क्लास अभी 1 घंटे के बाद अनअकैडमी पे है।
अनअकैडमी पे मेरी ऐप है, तो जो भी बच्चे अनअकैडमी से जुड़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें एसएससी कैटेगरी को गोल चूज़ करना, मेरा नाम सर्च करना वर्षा सिंह, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना। क्लास अच्छी लगी हो तो हैट भी डेडिकेट कर देना फ्री फंड का, ठीक है। इसके साथ ही साथ 2:01 पे मेरी क्लास होगी, वहाँ पे मे का टॉप 100 क्वेश्चन होगा पार्ट 2, मतलब 100 हो चुका है उसका, आज पार्ट 2 है, कल उसका पार्ट 3 होगा। तो मे का पार्ट 2 का आज क्लास है, टॉप 300 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, उसी में से आज पार्ट 2 है, तो उसको आप 2:01 पे ज्वाइन करिए, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ 420 ही होता है धोखाधड़ी के लिए, इसलिए 420 ही कहा है। तो अनअकैडमी एसएससी कैटेगरी, नेम वर्षा सिंह, 2:01 पे, और मई मंथ का पार्ट 2 होगा। तो मैं आप सभी का वेट करूंगी, आप सभी को क्लास में आना है। एक बारी जल्दी से बोलो कितने बच्चे क्लास में आओगे? कितने बच्चे आओगे? चलो ठीक है। तो सभी आ जाना, ये 2:01 पे अनअकैडमी पे मेरी क्लास में फ्री क्लास होगी ये वाली, ठीक है, पेड नहीं है, फ्री क्लास है, तो सभी आ जाना। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी ने एक और चीज़ लॉन्च किया है, वो चीज़ क्या है देखिए, रिपोर्ट एंड विन। रिपोर्ट एंड विन क्या है कि अगर आपको किसी भी टीचर की क्लास में कोई प्रॉब्लम लगती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है, या फिर वीडियो का मतलब लैंग्वेज का कुछ फॉल्ट दिखता है आपको, तो आप उस टीचर की वीडियो पे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्ट करने के बाद जो टीम है उसको चेक करेगी, ठीक है। अगर उनको वो जेन्युइन लगेगा, सही लगेगा, तो हो सकता है जो भी फर्स्ट स्टूडेंट वो होगा अप्लाई करेगा, उसको क्या मिलेगा, 500 से लेकर के 1000 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर, ठीक है। 500 से 1000 का अमेज़ॉन वाउचर मिलेगा। 2:01 पे मिशा, 2:01 पे अनअकैडमी पे 1 घंटे के बाद। तो आपको अगर किसी भी टीचर की क्लास में कुछ आपको कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगे, उनकी लैंग्वेज फॉल लगे, तो आप कुछ नहीं करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टाइप फॉर्म मिलेगा। आप उस टीचर का नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है डाल करके उस वीडियो का लिंक डाल दीजिए, टाइम स्टैम्प डाल दीजिए, उस पर टीम एक्शन लेगी अगर उनको ऐसा कुछ इनअप्रोप्रिएट दिखेगा तो, ठीक है। अगर आपका रीज़न सही रहा, जेन्युइन रहा, तो जो भी बच्चा सबसे पहले अप्लाई किया होगा उसको क्या मिलेगा, 500 से 1000 तक का अमेज़ॉन वाउचर मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। 2:01 पे अगली क्लास है अनअकैडमी पे, तो वहाँ पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो जिसने नहीं किया है, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे मेरी हर एक हफ्ते क्लास होती है, हर एक सैटरडे को दिन में 12 बजे, उसको याद रखना, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और जल्दी से, अभी 568 लाइक है, जल्दी से इसको 600 कंप्लीट करो, उसके बाद 700, 800, 900 जितने हो जाए कंप्लीट करना। मिलते हैं हम लोग 2:01 पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे। ठीक है सुनील यादव, मैं लगा दूंगी, तुम रिपोर्ट करना और तुम्हारा ये रिपोर्ट इनवैलिड चला जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, और मिलेंगे अब 1 घंटे के बाद अनअकैडमी ऐप पे, वर्षा सिंह एसएससी कैटेगरी। और प्लीज़ आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस का पेड बैच लेता है, आप मेरा कोड यूज़ करना, ठीक है, वर्षा, VARSHA, ओके। चलो टाटा, बाय बाय, थैंक यू।